दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। विचार विमर्श कार्यक्रम में आप खास तौर पर देख रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों पर यह खास सीरीज। किसान उत्पादक संगठनों की जो महत्ता है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है, इस बात की तस्दीक इसी बात से मिलती है कि देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में 250 किसान उत्पादक संगठन से जुड़े लोगों को शामिल होने का मौका मिला। उन्हें बाकायदा आमंत्रित किया गया और इसी से जुड़े हुए कई किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठनों के बारे में भी बातचीत करने के लिए विशेषज्ञों का एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। तो आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं श्री ललित गोयल, आप मुख्य निदेशक हैं एनसीडीसी में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मोहम्मद आजाद जी, जो कि सीबीबीओ विशेषज्ञ जैविक आहार से हैं। साथ ही हमारे साथ हैं श्री दीपक वर्मा, आप डोमेन लीडर है कृषि ओएनडीसी से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री तापस कुमारपति, आप हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेसिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड यानी कि एक सीबीबीओ से। तो बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि जो किसान उत्पादक संगठन है वो किस तरह से किसानों की जिंदगी बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बीते 15 अगस्त को देश ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से किया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ ही 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश को नए उत्साह के साथ एक बार फिर अमृत काल में प्रवेश कराया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में देश भर से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लगभग 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया था। इन विशिष्ट अतिथियों में किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 लोग भी शामिल थे। ये पहल सरकार के जन भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। महाराष्ट्र राज्य से किसान उत्पादक संगठन योजना के 24 लाभार्थी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इनके साथ ही ओडिशा के कंधमाल जिले के दरिंगबाड़ी एफपीओ को आमंत्रित किया गया था। ये एफपीओ सीधे किसानों से हल्दी और अदरक खरीदकर दूसरे राज्यों में निर्यात करता है और वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से व्यवसाय कर रहा है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव एफपीओ को भी आमंत्रित किया गया था। ये एफपीओ इनपुट और आउटपुट दोनों ही क्षेत्र में मूंगफली के प्रसंस्करण पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एफपीओ को आमंत्रित किया गया था। ये एफपीओ इनपुट व्यवसाय के अंतर्गत खाद, बीज, कीटनाशक व ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और आउटपुट में मूल्य वर्धित उत्पाद जैसे चावल, अचार, मसालों पर काम कर रहा है। इनके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर से भी एक एफपीओ को स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर दिल्ली आमंत्रित किया गया था। बता दें कि सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और बातचीत की शुरुआत में ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब आप देखते हैं कि देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास तौर पर किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े जो लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है और इस समारोह का साक्षी बनने का मौका दिया गया है, तो इससे किस तरह का संदेश देश के तमाम किसानों के बीच पहुँचता है? सरकार की मंशा ये है कि किसान खेती के साथ साथ व्यापार भी करे जी। और अपनी फसलों का उचित मूल्य पाए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ खास बातें कही, जिसमें उन्होंने युवा शक्ति पर भी काफी जोर दिया और बताया कि किस तरह से पूरी दुनिया जो है युवा शक्ति जो भारत का है उससे अचंभित है उसके प्रतिभाओं को देखते हुए, और किस तरह से चाहे डिजिटल भारत की बात हो या फिर अन्य सेक्टर्स की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, वहां पर युवा बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मोहम्मद आजाद जी आपको शामिल करना चाहूंगी चर्चा में और आपसे जानना चाहूंगी कि एफपीओ के नजरिए से जब हम बात करते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है उसे सशक्त करने में ये किस तरह से कारगर साबित हो रहा है? जी, इसमें जो युवा है वो एफपीओ से जुड़ने के बाद एक ये देख सकते हैं कि उसकी जो वहाँ की फसल है उसे एक तरीके से प्रोसेस करने के बाद अगर उसे बेचते हैं तो उसकी वैल्यू 2 गुना 3 गुना हो जाती है जी। आज क्या आता है, हमारे जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स सीधे साधे फार्मर्स खेती कर रहे हैं और डायरेक्ट मंडी में ले जाकर बेच देते हैं, तो उससे हमें वो उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अगर वही युवा पढ़ लिखने के बाद अपनी फसल को एक प्रोसेस करके अच्छे तरीके टेक्निकल तरीके से उसे बेचते हैं तो 2 गुना 3 गुना उसका रेट बढ़ जाता है। और उसी से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एफपीओ की योजना चलाई थी उसका ये भी बेनिफिट्स है कि हमारे जो छोटे किसान हैं वो अब तक ना इस चीज़ में कहीं ना कहीं तक कमज़ोर थे, वीक थे कि वो अपनी फसल को अपने दाम पे कैसे बेचें। तो उनकी यही रणनीति रही प्रधानमंत्री जी की कि हमारा जो छोटा किसान है, स्मॉल किसान है, उसकी फसल उसके खेत से अच्छे दाम में कैसे बिके। उसके लिए इस रणनीति को लेकर आए 10,000 एफपीओज की स्कीम चलाई। उस स्कीम का ये बेनिफिट्स हो रहा है जो छोटे छोटे किसान हैं उन किसानों को जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है और सीड है जो दुगने दाम में मिलता था या कहीं ना कहीं तक ज्यादा दाम में मिलता था, लागत भी बढ़ जाती थी जी। अब वो एफपीओ के जरिए पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का लाइसेंस बन जाता है और लाइसेंस डायरेक्ट कंपनी से जब उनका टाई अप होता है तो किसानों कहीं ना कहीं तो वो सस्ता मिलता है। और इसी के लिए जब उन्हें सस्ती दवाई मिलेगी, सस्ता फर्टिलाइजर मिलेगा, सस्ता सीड मिलेगा, वो उसे लगाएंगे, फिर उसके बाद उनकी कमोडिटी एक एफपीओ जो एक अपना संगठन बनाया सभी किसानों की खरीद लेंगे और उसे खरीदने के बाद वो अच्छे दाम में उसे बेच सकते हैं। यानी किसान को 2 तरीके से बेनिफिट्स हो गया, एक फर्टिलाइजर में कहीं ना कहीं तक फायदा हुआ है और कहीं ना कहीं तक उसकी कमोडिटी महंगी बिक रही है और उसे प्रोसेस में भी कम हो रही है और मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे चर्चा में दीपक जी आपको शामिल करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने हमें ये भी बताया कि किस तरह से हम प्रगति बहुत ही तेजी से करते जा रहे हैं। जहां हम 10वें पायदान पर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुआ करते थे तो इन 10 सालों में 5वें पायदान तक आ गए हैं और बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने खासतौर पर ये भी जिक्र किया कि जो ग्रामीण है, जो किसान है, अगर उनके हाथ में पैसा होगा, अगर खरीदारी की क्षमता उनके पास होगी तो वो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस कड़ी में जब हम एफपीओ को जोड़ते हैं, जैसे कि मोहम्मद आजाद ने भी कहा कि किस तरह से जो किसान है उनकी लागत को कम करने में, मुनाफा बढ़ाने में एफपीओ की बड़ी भूमिका है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यदि किसान अपने उत्पाद को प्रोसेस कर लेता है, एक फॉरवर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है, फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है तो निश्चय ही उसे बेहतर दाम मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमारे किसान भाई मिलकर कुछ एग्रीकल्चर इनपुट, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, केमिकल, अगर वो मिलकर उसकी खरीदारी करते हैं तो वो भी उनको एक किफ़ायती दाम पे मिलेगा। इसके साथ ही मेरे ख्याल से एफपीओ को और बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें वो इनपुट्स को बेच पा रहा है, जो भी प्रोसेसिंग वो कर रहा है। अन्यथा क्या होता, वो शहर में जाके कोई लेबर उसको करता, आज वो सारा काम भी गाँव में ही एफपीओ के माध्यम से आ गया है, तो उससे होने वाला जो एडिशनल कमाई है वो भी हमारे किसान भाइयों को ही मिलेगी। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अगर हम स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें तो उनमें जो कुछ खास बातें उभर कर सामने आई है उसमें ग्रामीण महिलाओं का जिक्र भी बड़े पैमाने पर आया है और ख़ास
खास तौर पे 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य उन्होंने बताया है। तो तापस जी, यहाँ पे चर्चा में आपको शामिल करते हुए मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ की जो आधी आबादी है वो सशक्त न हो जाए। तो इस तरह के लक्ष्य के साथ जब आगे बढ़ा जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये जो FPO है ये भी आने वाले समय में और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हमारे देश की आधी आबादी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महिला का भी बहुत बड़ा योगदान है कृषि में जी। लेकिन बहुत टाइम हम लोग देख नहीं पाते महिला का जो योगदान है उसको हम समझ नहीं पाते। आप देखिए, अगर हम धान की फसल की बात करेंगे तो जो भी नर्सरी बेड से प्लांट को, जो नर्सरी बेड को उखाड़ना है, उसका ट्रांसप्लांटिंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, उसमें 60% महिला का योगदान है। लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते, या फिर वो सही तरीके से उनको जो वेटेज देना चाहिए शायद हम दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। और वैल्यू एडिशन का जो बात करेंगे उसमें भी महिला लोगों का बहुत अचार हो, पापड़ हो, जो भी है, वैल्यू एडिशन में अराउंड 70-80% महिला का योगदान है। तो अभी जब प्रधानमंत्री जी हमारा जब डिक्लेयर भी कर दिए, अनाउंस भी कर दिए कि उनको आगे लेकर आना है, तो हम लोग का जो FPO बन रहा है जिसमें बेसिकली हम लोग का स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये इंपोर्टेंस दे रहे हैं। अभी महिलाओं को भी इंपोर्टेंस हमको देना है और महिलाओं का भी FPO भी हमको बनाना है और उसमें बेसिकली वैल्यू एडिशन जो है उसी में इनको ज़्यादा इंक्लूड करना है। और किसान जो डायरेक्ट बेच देता है मार्केट में, उस ना बेचकर एटलीस्ट 60-70% उस प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन एक सर्टन लेवल में करके उसको अगर बेचेंगे तो एटलीस्ट 30-40% मार्जिन ज़्यादा उनको मिलेगा। और उसमें इस कड़ी में हम लोग का जो कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी डेवलप हुआ है, ONDC से डेवलप हुआ है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी अपना प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं, अपना जगह में बैठकर बेच सकते हैं। बहुत सारे FPO हम लोग ये अभी स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे हमारे कंधमाल में एक FPO है, दारिंगबाड़ी में एक FPO है, वो अपना हल्दी को 11 स्टेट को बेच चुके हैं ONDC के माध्यम से। तो इस तरह ये भी काफी बड़ा स्कोप है आगे के लिए। तो बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ रही हैं इसके साथ और FPO को और ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिशें भी तेज होती जा रही है, जिनके बारे में भी इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले उन किसानों का रुख कर लेते हैं जो यहाँ पर आए और इसके साथ ही उन्हें इतना बड़ा मौका मिला कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के खुद वो साक्षी बन सकते हैं। जी हाँ, जन भागीदारी विजन के तहत 1800 विशेष अतिथि बुलाए गए थे, जिनमें ये 250 FPO से जुड़े हुए लोग भी थे जो देश के कोने कोने से यहाँ पर आए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ही कुछ किसान हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके इस अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे। बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और कैसा लगा आपको जब आपको प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का आमंत्रण मिला है स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का। साथ ही अपने FPO के बारे में भी जरूर बताएं। जी। FPO से मैम हमारा FPO का गठन 26/7/2021 में हमारा इसका गठन हुआ। जी। और हमारे FPO में इस समय 300 किसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी। और हमें पहली इंस्टॉलमेंट जो उसकी मिलनी थी ग्रांट, वो हमें मिल चुकी है। जी जी बिल्कुल। आइए और भी बाकी किसानों के अनुभवों को जानते हैं। जी बताइए, आपको कैसा लगा जब स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने का मौका मिला, और साथ ही अपने FPO के बारे में भी हमें बताइए। मैं ब्रह्मपाल सिंह, हल्दौर फैट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष, विकास खंड हल्दौर, जिला बिजनौर, राज्य उत्तर प्रदेश। हमारा क्या, मैं लगभग 20 वर्षों से और जैविक खेती करता था, लेकिन अब जो ये प्लेटफार्म मिला है हमें FPO का, इसके माध्यम से जो प्रोसेसिंग, मार्केटिंग जिस पर हम पिछड़े हुए थे, तो इससे हमें मदद मिली है। जी। तो थोड़ी विस्तार से बताइएगा किस तरह से मदद मिली प्रोसेसिंग में। खाद्य प्रसंस्करण बहुत अच्छा क्षेत्र है जिसमें किसान बहुत तेजी से आ रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। प्रोसेसिंग में हमारी अभी मुझे कोल्ड प्रेस मतलब हाइड्रोलिक ऑयल स्पेलर लगाना है, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा संकट स्वास्थ्य का है, चाहे सोयल हेल्थ हो, चाहे मानव का स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए जैविक खेती की तरफ तो लौटना पड़ेगा। नहीं लौटेंगे तो नेचर अपने आप मजबूरन लौट आएगी। तो या तो समझ के लौट जाएं या मजबूरी में। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने अपने FPO पे कुछ काम कर रहे हैं। जैसे अभी 2023 का मिलिट्स का है, चूँकि लागत बहुत बढ़ रही है, उसी चीज़ को देखते हुए हमने एक सोइल टेस्टिंग लैब लगाई है,
क्योंकि जब तक हमारी ज़मीन के स्वास्थ्य का पता ना हो, जो बेसिक है, जो आधार है, वो है ज़मीन का स्वास्थ्य। यदि ज़मीन का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो प्रगति करके हम क्या करेंगे। बेहद ही बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने केवल अपना फायदा, अपना मुनाफा नहीं देखा, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी आप देख रहे हैं और एक किसान के तौर पर अपनी भूमिका को बहुत ही जिम्मेदारी से आप निभा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि बता भी रहे हैं कि जो जैविक खेती है वो भी किसान अब काफी तेजी से अपनाने लगे हैं, क्योंकि तमाम तरह की समस्याओं को वो देख रहे हैं। जैविक खेती का लाभ एक ये भी है कि जो इसके उत्पाद है वो आम जो जिन्स होते हैं उससे थोड़े और अच्छे भाव पर बिक जाते। तो ऐसे में जानना चाहूंगी कि जो ONDC जो प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, क्या इसमें भी कुछ अलग से इस तरह के व्यवस्था है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी वो बेच सकते हैं, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? तो देखिए, ONDC किसानों को कनेक्ट करता है सभी किस्म के खरीदारों के साथ, चाहे वो कहीं पर भी हों, और ये किसी भी प्रोडक्ट विशेष तक सीमित नहीं है। तो यदि हमारा किसान कोई उन्नत प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो क्वालिटी हाई है, तो मेरा मानना है कि उसे उस तरह का ग्राहक भी ONDC पे मिल पाएगा। जहाँ तक रही बात सर्टिफिकेशन वगैरह की, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सर्टिफिकेशंस के माध्यम से, टैगिंग के माध्यम से बायर तक इस मैसेज को और क्लियरली पहुंचा पाएं कि ये प्रोडक्ट किस तरह के सर्टिफिकेशंस के साथ आता है। ना केवल ऑर्गेनिक बल्कि GI टैग प्रोडक्ट्स हैं हमारे देश में काफ़ी सारे, तो उस सब सर्टिफिकेशंस के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ और किसानों का ये रुख कर लेते हैं जो इस समारोह में शामिल हुए थे स्वतंत्रता दिवस के, और जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। जी बताएं। देश के प्राचीन लाल किले पर जो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया है, उसमें हमारे APO को भारत सरकार द्वारा आमंत्रण प्राप्त हुआ है। तो कैसा लगा समारोह में शामिल होकर आपको? जी बहुत अच्छा लगा। जो है हमें ये आज समझ में मिला कि आज जो ये सरकार है वो किसानों के प्रति कितना जो है जवाबदेही है, उत्तरदायी है, और किसानों के प्रति जो है दिन रात अपना जो है योगदान जो है दे रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सरकार का APO बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो 3 था। पहला, उसके लागत को कम करना, उसके उत्पादक को बढ़ाना, और जो उससे फसल जो उनके खेत से हो उसका उचित मूल्य प्राप्त हो। महिलाएं भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला था स्वतंत्रता दिवस समारोह के। आइए उनके भी अनुभव को यहाँ पर जान लेते हैं। जी बताइए अपने बारे में, और साथ ही अपने किसान उत्पादक संगठन के बारे में भी बताएं। मेरे पति APO में काम करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने हमें स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रण किया और हमें बहुत खुशी मिली, और शुभ अवसर पर हम यहाँ आए सभी लोग, और हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। कभी सोचते भी नहीं थे कि हाँ हम वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन आज उन्होंने हमें ये दिखाया। बिल्कुल। तो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने की वजह से ये मौका जो है आप लोगों को यहाँ पर मिला है। साथ ही अपने किसान उत्पादक संगठन से जुड़े अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया? पहले किस तरह की मुश्किलें आती थी, अब उसका समाधान किस तरह से हो गया है इस संगठन से जुड़ने से? जी, मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 30 मार्च 2021 को हुआ था, और उसमें 310 शेयरधारक हैं, जिसमें 6,20,000 जमा किया है। सरकार ने हमको रिटर्न में 6,20,000 दिया। इस प्रकार 12,40,000 रुपया हुआ। हम अपनी APO में जो कारोबार कर रहे हैं उसी से कर रहे हैं। जो हमारे APO में फ़ायदा होता है वो हमारे APO भी मिलता है, और हमारे कृषक भाई भी उस पर लाभान्वित होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने हमको किसान से मालिक बना दिया है। इससे हमें बहुत खुशी हुई, और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर हमको बुलाया तो उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हम भी एक किसान हैं। तो हमारी APO मशीनरी बैंक में 15 लाख भारत सरकार का है, और 15 लाख की योजना है। 12 लाख भारत सरकार अनुदान में है, 3 लाख हम लोग जमा कर चुके हैं। हम अपनी कंपनी में, अपने APO में टोमेटो सॉस को ONDC के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तापस जी, आपसे यहाँ पे यही जानना चाहेंगे कि ये तो हमारे बहुत से प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने सही वक्त पर जो किसान उत्पादक संगठन है उससे वो जुड़ गए। शुरू से 2021 से हम देख रहे हैं कि कितने किसान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी बताइए कि क्यों उन्हें जुड़ना चाहिए। इनके अनुभवों के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अभी
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो डिक्लेयर किए हैं कि 10,000 एपीओ स्कीम, मतलब जितना भी ब्लॉक है हर ब्लॉक में एक एपीओ बन रहा है, तो इसमें सभी ब्लॉक कवर होगा। और इनिशियली हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग तो टारगेट था 300 फार्मर को लेकर एक एपीओ बनाना है, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं कि 300 ही फार्मर रहेंगे, वो बढ़ते बढ़ते 750-800 तक किसान उसमें जुड़ेंगे, और जैसे जैसे लोगों को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा, आसपास का किसान भी उसमें जुड़ते जाएंगे। इसको हम लोग आपके सीबीबीओ के साथ कितने किसान उत्पादक संगठन जुड़े हुए हैं? बेसिकली हम लोग का अभी 50 सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो 10,000 एपीओ बन रहा है, उसमें 50 एपीओ हम लोग बना रहे हैं। अच्छा। अभी उत्तर प्रदेश में, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इस स्टेट में हम लोग बना रहे हैं। जी। तो अभी तक 50 एपीओ हम बना चुके हैं। उसमें इनिशियली वो 300 फार्मर थे, अभी 600-700 भी उसमें जोड़ चुके हैं। जैसे जैसे फायदा मिलता है बाकी लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, शेयर होल्डर बन रहे हैं। तो एक टाइम आएगा उसमें 70-80-90% लोग भी इसमें एपीओ में आ जाएंगे, क्योंकि पहले पता नहीं था कि वो तो सोच रहे थे हम छोटा किसान है, हम तो अपना खेतीबाड़ी करते हैं, एपीओ में जाकर क्या करेंगे। तो अभी उनको समझ में आ रहा है हम तो छोटा किसान है, लेकिन जब संगठन में आ जाता है तो हमारा भी वैल्यू बढ़ जाता है, हमारी भी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, हमारी भी वॉइस को लोग सुनते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री जी बुलाए हैं उनको, अभी भी एहसास आ गया कि हम छोटा किसान होते हुए भी दिल्ली में जाकर अगस्त 15 को भी बैठ सकते हैं, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड हो चुका है। तो आगे आगे जैसे जैसे होगा बाकी लोग भी जुड़ेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर ये मोहम्मद आज़ाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में क्या आप लोग को भी मुश्किलें हुई किसानों को ये समझाने में कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने से क्या फ़ायदा है, जुड़ना चाहिए, उन्हें जोड़ा कैसे आप लोगों ने शुरुआती दौर में? जी बिल्कुल, इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल था वो, क्योंकि जब योजना चलने के बाद फार्मरों को इस बात की नॉलेज नहीं थी और थोड़ा सा विश्वास भी नहीं था इस बारे में कि भाई ये योजना चल रही है, इसमें इतना बेनिफिट्स है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में चल रहा था उन्हें लग रहा था कि भाई ये तो ऐसे ही है और हमने कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं हो सकता। और स्मॉल फार्मर के लिए स्पेशल स्कीम थी, तो स्मॉल फार्मर ऑलरेडी स्मॉल होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी हमने कन्वेंस करके पहले एक बॉडी बनाई, यानी कि 10 मेंबर्स लेने होते हैं, 10 किसान चुने थे और 10 किसानों के बिहाफ से उनके गाँव के, उनके पड़ोस के गाँव के, आसपास के 4-5 गाँव के इकट्ठे करके एक FPO रजिस्टर्ड कराया। और रजिस्टर्ड कराने के बाद जब उनकी मैनेजमेंट कॉस्ट वगैरह आई, उन्हें ऑफिस सेटअप वहीं पे हुआ। ऑफिस सेटअप होने के बाद कुछ जागरूकता बढ़ी, मीटिंग्स कराई, FIGs बनाई, यानी कि फार्मर्स के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए 10-10 फार्मर्स के, और उनकी जिम्मेदारी में, यानी कि जो 5 डायरेक्टर्स होते हैं, 5 प्रमोटर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप 5 डायरेक्टर्स हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने किसानों को जागरूक करो। हमारी तरफ से CBBO की तरफ से एक्सपर्ट्स जाते थे, वो उनके बारे में बताते थे। फिर उसके बाद उनके लाइसेंस, पेस्टिसाइड वगैरह के उनके लाइसेंस बने, फर्टिलाइजर जैसे आना शुरू हुआ, उन्हें सस्ते दाम पे मिलना शुरू हुआ, तो इस तरीके से और किसान उसके जागरूक हुए। तो शुरुआती किसानों को जब फायदा मिलने लगा तो और किसान भी जुड़ने लगे। ललित जी ये बताएं कि क्या किसानों के मन में इस बात की भी हिचक रहती है कि ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, बहुत सारी कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करनी पड़ती है संगठन को बनाने के लिए, तो हम इससे कैसे जुड़े? क्या इस तरह की भी का भी संकोच किसानों में रहता है? अगर ऐसा संकोच है तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि कैसे उनके लिए ये आसान है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FPO के माध्यम से किसान सरकारी तंत्र के साथ जुड़ चुका है। अब किसान किसी भी सरकारी संस्था, किसी भी सरकारी अधिकारी से बेहिचक बात कर सकता है। सरकार की जो भिन्न भिन्न योजनाएं हैं उनके साथ किसान जुड़ सकता है और उनका लाभ ले सकता है। भी जिस तरह से सीधे किसानों से जुड़ा जा रहा है और उन्हें योजनाओं में शामिल किया जा रहा है, इससे किसानों में भी भरोसा बनने लगा है और वो भी योजनाओं का साथ देने लगे हैं, और इसका जो नतीजा है वो भी सामने आने लगा है। बहुत सारे जो किसान उत्पादक संगठन हैं वो कुछ सालों में ही बहुत ही अच्छी सफलता हासिल कर रहे हैं, जिस बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। आप देख रहे हैं किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हुआ ये खास सीरीज। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और किसानों का रुख करेंगे वो लोग जो किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए हैं और जिन्हें देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का सुअवसर मिला है। आइए यहाँ पर रुख करते हैं। यहाँ पर CBBO से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी अपने अनुभव के बारे में हमें बताएं, क्योंकि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने की वजह से ही आपको भी ये मौका मिला है। जी, हमको ये CBBO के साथ काम करते हुए 10 ईयर हो गया है और जिसमें हमको 10 ईयर बेसिक्स के द्वारा जो FPO बनाए जाने का कार्यक्रम है उसी में काम को देख रहा हूँ। और इस बार 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो आमंत्रित किया, मुझको बड़ा खुशी हुई। और यहाँ पर आकर के जो देखा, संबोधन को सुना, वाकई में प्रधानमंत्री जी जो है हार्टली किसान के विकास को लेकर के कर रहे हैं। बहुत कुछ किसान उत्पादक संगठन का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके माध्यम से तो लगातार किसान सशक्त हो रहे हैं और अपने जो उत्पाद है उसको बेचने में बिचौलियों को हटा करके डायरेक्ट वो बेचने में भी सक्षम हो रहे हैं। साथ ही CBBO के द्वारा यूपी में हमारा जो बेसिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड है उसके द्वारा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कार्यक्रम है उसमें 17 FPO बनाए गए हैं, जिसमें 15 FPO को जो है ये इक्विटी ग्रांट भी जो है मिल गया है और साथ ही उनको क्रेडिट लिंकेज के लिए भी जो है बैंक को आवेदन किए गए हैं और जिसके द्वारा उनको क्रेडिट भी मिल जाएगा और इक्विटी ग्रांट के द्वारा वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। आया कि एक तरह से कितने क्षेत्र में ये जो FPO है ये कार्य कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग की जहाँ तक बात है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है किसानों के लिए, क्योंकि जब वो सीधे सीधे कृषि जिन्सों को बेचते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा भाव उनको मूल्यवर्धन के बाद मिलता है। ONDC का जिक्र यहाँ पर बार बार हुआ है। दीपक जी, मैं आपको भी जोड़ना चाहूँगी। एक खास बात इन्होंने ये भी कही कि किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती या समस्या ये रहती है कि उनको जो वाजिब मूल्य मिलना चाहिए उसका एक बड़ा हिस्सा कई बार बिचौलियों को मिल जाता है, तो उनको बीच में से हटाना बेहद ही ज़रूरी है। तो ONDC भी इस मामले में एक बेहद ही महत्वपूर्ण और जो व्यवस्था है वो किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो सीधे सीधे अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। इसके साथ ही जो किसान अब तक नहीं जुड़े हैं, मैं जानना चाहूँगी कि वो जुड़ कैसे सकते हैं ONDC से? जी, ONDC में जैसे हम समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। CBBO, SFAC ऐसी संस्थाएं NCDC के माध्यम से भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो ONDC नेटवर्क पर कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनमें से किसी भी एप्लीकेशन पे किसान अपना कैटलॉग बना सकता है। एक बार यदि किसान अपना कैटलॉग बना लेता है तो बायर किसी भी बायर ऐप से उसमें से सामान खरीद सकता है। तो मैं विनम्र निवेदन करूँगा सभी दर्शकों से भी कि वो हमारे किसानों के बनाए हुए उत्पाद जो हैं उनको ट्राई करें और देखें किस किस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आज के हमारे किसान भाई लोग FPO के माध्यम से ला पाए हैं। जी, कुछ जिक्र करना चाहेंगे ऐसे कुछ खास उत्पाद जिनके बारे में अब तक हमें शायद बहुत ज़्यादा मालूम ना हो? जी बिल्कुल, जैसे अभी यहाँ किसी महानुभाव ने बताया कि डेरिंगबाड़ी की जो हल्दी है, कंधमाल हल्दी है, वो GI टैग्ड है और वो दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट करक्यूमिन कंटेंट वाली हल्दी है। देन हमारा एक FPO है कूच बिहार में जो शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम ड्राइड फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। शहद के हमारे पास करीब 20-25 FPO हैं जो वाइल्ड हनी, सिंगल फ्लावर हनी, मतलब आप नॉर्मल हम ब्रांड में देखते हैं कि प्लेन हनी होता है, यहाँ हमारे किसान भाई हमें कई तरह के हनी में वैरायटी दे पाने में सक्षम हो पाए हैं। और साथ ही इसमें मिलावट का डर भी काफ़ी बना रहता है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे गुणवत्ता का सवाल जो है वो नहीं होगा, अच्छी गुणवत्ता जो है वो मिलती होगी। जी बिल्कुल, हमारा किसान उत्पाद बनाना जानता है, उसको मिलावट तो आगे जाके हो जाती है जनरली, तो किसान तो हमारा शुद्ध प्रोडक्ट ही बनाता है जी। और आप उसको ट्राई करेंगे मेरे ख्याल से तो डिसीजन अपने आप आउट हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। जी बिल्कुल, तो ONDC से जो अच्छे उत्पाद है, गुणवत्ता युक्त उत्पाद है, जो सीधे सीधे किसानों के जरिए तैयार किए गए हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और मोहम्मद आज़ाद जी आपसे जानना चाहेंगे कि CBBO के जरिए कई तरह की प्रशिक्षण भी किसानों को दिए जाते हैं, तो इनके बारे में बताएं कि किस किस तरह के जो प्रशिक्षण हैं वो दिए जाते हैं? जी, इसमें प्रशिक्षण इनके लिए ऐसे जैसे कि अकाउंटेंट रखे जाते हैं, इसमें CEO रखा जाता है, अकाउंटेंट होता है, डायरेक्टर्स होते हैं। समय समय पर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, जैसे कि कोई उनकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किस टाइम पर कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें फाइल करने चाहिए, क्या उन्हें उनकी डायरेक्टर की भूमिका उसमें रहती है FPO में,
क्या CEO की भूमिका रहती है, किस तरीके से वो एक प्रोजेक्ट बना के, एक बिजनेस प्लान बना के अपनी FPO को अच्छी उन्नति की साइड लेके जा सकते हैं। तो संचालन कैसे करना है, ये पूरी जानकारी दी समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग इसकी देते रहते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं यहाँ पर मौजूद जो FPO से जुड़े हुए लोग हैं उनका, और जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होकर, और साथ ही उनके FPO के जरिए किस तरह के अलग अलग तरह के कार्य किए जा रहे हैं। जी बताएं। मैं विभू प्रसाद प्रधान, अनुगुल जिले के उड़ीसा के एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के प्रेसिडेंट हूँ मैं। जब से सरकार ने FPO बनाना शुरू किए हैं तो फार्मर को एक मामूली फार्मर से लेके उसको स्मार्ट बनाना, स्मार्ट फार्मर के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं और एक कॉन्फिडेंट फार्मर भी कर दिए हैं, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करना और उसको मार्केटिंग करना दोनों काम सिखाना क्या काम ये CBBO से ने कर रहे हैं सरकार की तरफ से, और हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया जाए, पैकेजिंग किया जाए और कृषक से व्यापार भी करवाना वो जानते हैं। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि फार्मर को बहुत आगे जाने का रास्ता ये दिखाएंगे। किस तरह से किसानों की हैंड होल्डिंग में मदद कर रहे हैं, किस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं, और किसानों जो किसान हैं वो आमतौर पर किस तरह की समस्याएं उनके पास लेकर आते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम शुभजीत दवा है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा जो CBBO है नेस्ताम रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी, वो मालदा में उसका ब्रांच ऑफिस है। हमारा CBBO में टोटल 12 FPOs है। वो उसमें 6 FPO दो बार इक्विटी ग्रांट मैनेजमेंट कॉस्ट उपलब्ध कर लिया है, और जो बाकी का 6 FPO है उसका FPO का मैनेजमेंट कॉस्ट और इक्विटी ग्रांट अप्लाई भी कर दिया है। और हमारा जो ट्रेनिंग मैम ने बताया, हमारा मंथली को CEO का ट्रेनिंग, अकाउंटेंट का ट्रेनिंग होता है, BODs जो मेंबर रहता है उसका भी ट्रेनिंग होता है, और BOD मेंबर बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग लेता है। CEO मंथ में प्रत्येक मंथ में आके हमारा ऑफिस में आके ट्रेनिंग लेता है। और हमारा जो CBBO एक्सपर्ट है, फील्ड एक्सपर्ट है, हर रोज़ जाके वो फील्ड का विजिट करता है, FPO का FPO ऑफिस में जाके विजिट करता है। वो जो विलेज में है, विलेज में जाके भी प्रत्येक एक किसान से FPO के बारे में पूछता है। और हमारा जो 6 FPOs है पहले वाला, वो 6 FPOs ने GST, उसका GST भी हो गया, उसका इनपुट लाइसेंस भी पूरी हो गया, वो बिजनेस बहुत बढ़िया से कर रहा है। और जो बाकी का जो 6 FPOs है वो सभी का अप्लाई कर रहा है। जी जी बिल्कुल। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तापस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो FPO है इनका संचालन ठीक ढंग से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या इसकी निगरानी की भी किसी तरह की व्यवस्था बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली अगर देखेंगे FPO का स्ट्रक्चर देखेंगे, FPO में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं जी। तो ये जनरली 10 लोग रहते हैं, 10 मेंबर डायरेक्टर रहते हैं, और उनका बेसिकली 2 पर्सन रहते हैं स्टाफ, जैसे CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक अकाउंटेंट। तो ये 2 FPO का स्टाफ हो गए। और ये बाकी देखेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर है, और जो गांव में एक FIG बोलते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें 14, 15, 16 लोग एक साथ मिलकर छोटा ग्रुप बनाते हैं, और छोटा ग्रुप को लेकर FPO बनता है। तो ये जो पूरा फुल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारा कॉम्प्लायंस भी होता है। जैसे आप अभी कंपनी एक्ट में अगर FPO रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कंपनी एक्ट में बहुत सारा कॉम्प्लायंस है, उसको हर टाइम मेंटेन करना पड़ता है। टाइमली आपका ऑडिट कराना है, और आपका डायरेक्टर का KYC अपडेट करना है, ये सब जो भी कॉम्प्लायंस है एक टाइमलाइन होता है उसका। तो हम लोग क्या करते हैं, FPO को एक गाइडलाइन दे देते हैं कौन कौन काम किस किस टाइम में होगा। अच्छा। ऐसे ही 2 स्टाफ रहते हैं तो 2 स्टाफ बेसिकली करते हैं, और BOD उसका मॉनिटरिंग करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और CBBO भी जब तक 5 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है, CBBO भी उसको कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करके रख रहा है कि ये सब काम सही से हो रहा है। अगर नहीं करता है तो उसमें बहुत सारा पेनल्टी भी है जो कि FPO को देना पड़ता है। तो ये कहीं मैंने ROC चाहता है कि FPO एक कंपनी है तो कंपनी जैसा ही चलना चाहिए, चाहे छोटा कंपनी या बड़ा कंपनी, सब लॉ सबके लिए समान है। तो ये भी हम लोग का एक काम है कि उसको मॉनिटरिंग करना कि हर काम टाइमली हो जाए। और उसके छोड़ के बाकी जो भी हम लोग का जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जैसे
सेल्स करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, जो रजिस्टर है उसको टाइमली मेंटेन करना है, और जो एपीओ का जो स्टाफ है अटेंडेंस शीट से लेकर सब कुछ टाइमली मेंटेन करना है, वो सब भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, देखते भी हैं। आइए यहाँ पर एक बार फिर से किसानों का रुख करते हैं। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगी कि एफपीओ का जो संचालन है वो करने के दौरान आप लोगों के सामने किस तरह की समस्याएं आई और उसका हल किस तरह से निकाला, अगर आप में से कोई अपने अनुभव के बारे में यहाँ बताना चाहें। जी, मैंने अपनी एफपीओ की स्थापना सितंबर 2021 में की थी जी। आज मेरे एफपीओ में लगभग 450 से प्लस किसान हैं मेरे साथ जुड़े हुए, और मैं इस साल जैसे अपने केंद्र सरकार की एक योजना थी राष्ट्रीय पशुधन चारा मिशन NLM योजना के तहत ग्वार का बीज बहुत ही कम रेट में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध करवा के किसानों को हम बेचा था, और खाद बीज पेस्टिसाइड का हम काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग मेरा इस साल का 60-70 लाख का आउटपुट है जी। तो उसके अंदर मैंने किसानों को 2 तरह से अभी तक हम कर रहे हैं लाभान्वित। एक तो उसको खाद बीज कम मार्जिन में दे रहे हैं, और दूसरा कि उसकी लागत कम हो रही है और उसको बढ़िया किस्म की वैरायटी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनके बारे में हमें कोई CBBO से या बढ़िया कोई कंपनी से जो बीज वगैरह का मतलब मिलता है, देखते हैं ऑनलाइन वगैरह सोशल मीडिया पे भी ये बीज बढ़िया है। तो हमारे लगभग जैसे कॉटन और मूंग, ये ग्वार खरीफ की फसल ये होती है, रबी में चना सरसों ये मोस्टली होती है, कणक की भी बढ़िया होती है पैदावार। तो उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जो वैरायटियाँ हमें मिलती है हम उनको थोड़ा थोड़ा उपलब्ध करवाते हैं। बिल्कुल, तो उत्पादन में इससे काफ़ी फर्क पड़ता है और किसानों को काफ़ी फायदा होता है। ललित जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सहकारिता को भी एक तरह से लक्ष्य मिला है 1100 एफपीओ बनाने का, इससे इस कार्य में कितनी तेजी आ रही है एफपीओ बनाने और गठन करने का जो ये सिलसिला है इसमें? हम सब जो ना बेस्ट पैक्स है ना सेलेक्ट कर रहे हैं प्रत्येक ब्लॉक में से, और उनको मेंबरों को एकत्रित करके एफपीओ बना रहे हैं जी। इस कार्य के लिए हमने जैसे बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है और राज्य सहकारी बैंक्स है, उनको CBBO चुनने में प्राथमिकता दी है। तो इस काम से क्या होगा, जो पैक्स है, सर्वश्रेष्ठ पैक्स है, वो तो बेसिकली 4-5 विलेज में काम करती है। जो एफपीओ है वो एक पूरे ब्लॉक में काम करता है, उसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत होता है, तकरीबन उसमें 60-70 गांव होते हैं एक ब्लॉक्स में। तो जिसका क्षेत्र विस्तृत होगा तो इसमें ज़्यादा किसान जुड़ेंगे जी। और इसमें अब जो हम कर रहे हैं इसके आगे काम करें कि उसमें एक MOU भी कर रहे हैं। अच्छा। जो पैक्स का और एक एफपीओ का, जो पैक्स को सुविधा उपलब्ध है वही सारी सुविधा एफपीओ को उपलब्ध रहेंगी। सारी पैक्स की सुविधा एफपीओ को उपलब्ध रहेंगी इसके साथ स्कीम के अतिरिक्त जी। और पैक्स किसानों से पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो वो जब इस कार्य में सामने आ रहे हैं तो उसके बहुत ही सकारात्मक नतीजे भी नजर आ रहे हैं, और जो एफपीओ का गठन है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इसी तरह से किसान उत्पादक संगठनों पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में, जिसमें हम किसान उत्पादक संगठनों पर एक खास सीरीज चला रहे हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की है। बाकायदा उन्हें इसका आमंत्रण मिला था। तो आइए उनके अनुभवों को यहाँ पर कुछ और जानते हैं। आप लोग चूंकि किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खास तौर पर मैं जानना चाहूंगी कि मिलेट्स यानी कि जो कदन मोटे अनाज है उनको लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। तो अगर इस क्षेत्र में आप में से कोई अगर जुड़े हुए हैं तो कृपया अपने अनुभव के बारे में हमें बताएं।
मैं एफपीओ के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा जो हब है वहाँ पे गन्ने की बेल्ट ज़्यादा है, पर उसके साथ साथ भी जो मिलेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके भी हमने अपने किसानों को रागी की खेती को प्रोत्साहित किया है उसको बोने के लिए, और उसमें जुड़े भी हुए भी है किसान हमारे साथ में, जिसने कुछ मिलेट्स की खेती मतलब चालू की है। तो उसके साथ साथ में जो हमारे किसान हैं, जो खेती के साथ साथ हम उसको प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, मिलेट्स को कुछ प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जिसमें मिलेट्स के बिस्किट्स है, नमकीन, आटा और लगभग 10-15 प्रोडक्ट बना रहे हैं। और हमारे साथ में हमारी एफपीओ में महिला हैंडमेड प्रोडक्ट भी बनाती है, जो उसके हाथों से निर्मित लड्डू और मिठाइयाँ बना रही है। बिल्कुल। तो देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष भी मना रहे हैं, और ऐसे में देखा कि किस तरह से एफपीओ के माध्यम से भी कि जो कदन है या मोटे अनाज है, इसकी खेती से भी किसान जुड़ रहे हैं और उसके प्रसंस्करण से भी, तो इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में बहुत ही आधुनिक तकनीकें भी आने लगी हैं। चाहूँगी मैं कि आप लोगों में से कोई अपने अनुभव के बारे में बताएं कि कुछ अगर आधुनिक मशीनों या तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं कृषि में, जैसे कि पॉली हाउस का भी काफ़ी प्रचलन हो चला है, तो ऐसे में अगर इससे जुड़े हुए हैं तो कृपया अपने अनुभव के बारे में बताइए। हम जो है अपनी एफपीओ के माध्यम से जो है पॉली हाउस की खेती कर रहे हैं। उसमें हम जो है शिमला मिर्च और कैप्सिकम का जो है खेती करते हैं। तो उसमें हमारे साथ जो छोटे पॉली हाउस वाले जो किसान भी थे, वो एफपीओ के जरिए जो हमने जोड़ रखे हैं, जिससे कि हमें जैसे हमने कोई बीज लगाना है या मार्केटिंग करनी है, जैसे हमें पहले रेट अच्छा नहीं मिलता था या हमें ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो सारी जो है इस एफपीओ के माध्यम से हमें जो है हम सारे किसान इकट्ठे होके एक जगह माल भी भेज देते हैं। अगर हमने जो अपने जैसे कोई भी सामान खाद वगैरह कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह भी लाने होते तो वो हम इकट्ठे मिलकर वो लाते, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। जैसे पहले हमें जो रेट था, रेट का वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। जैसे हमें रेट कोई 40 रुपये पर केजी मिल रहा था, तो वो हम खुद ही लेके जाते थे। अब जो है छोटे छोटे फार्मर हमारे साथ जुड़ते हैं, वही 40 रुपये का रेट हमें जो है 60 या 70 रुपीज़ मिलता है। इससे जो है हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। बिल्कुल। तो कृषि आदानों की आपने बात की, कुछ और किसानों से भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो इनपुट्स होते हैं, उनका जो संसाधन है वो जुटाना किसानों के लिए एक कई बार चुनौती हो जाती है, लागत भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे में एफपीओ उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो रहे हैं, आइए जानते हैं आपके अनुभव से। जी बताइए। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें लाल किले पर आने का जो सौभाग्य 33 साल की उम्र में पहली बार प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें यहाँ बताया 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का संदेश जो उन्होंने दिया है, तो हम भी चाहेंगे हमारे एफपीओ के माध्यम से हमारे आसपास का एरिया से कुछ महिलाएं दीदी लखपति बने और उनका हम सहयोग करेंगे। और हमारा एफपीओ 10 अगस्त 2021 को रजिस्टर्ड हुआ था। आज उसमें 300 मेंबर है। जो कुछ किसानों की सहायता से, कुछ एनसीडीसी की सहायता से जो हमें वैल्यू मिली, उससे हमें एग्री इनपुट का बिजनेस स्टार्ट किया। और जो हमारे किसान भाई शहर से कोई सामान लाते थे, जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, वो हम उनको अपने गांव में ही उपलब्ध करा रहे हैं, तो जिससे उन्हें आने जाने का खर्च बच रहा है और गांव में ही सब कुछ मिल रहा है, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और नज़दीक ही मिल रहा है और बाजार से सस्ते दाम पे दे रहे हैं। जी और तो काफ़ी सुविधा हो गई है। पिछले साल का हमारा टर्नओवर लगभग 50 लाख प्लस था। अच्छा। और हमने अपनी डीपीआर अभी सबमिट कर रखी है, कोल्ड स्टोर और कैचअप ग्राइंडिंग प्रोसेसिंग और कैचअप बनाने का। तो जो आगे कार्य काफी सफलता आपको किसान उत्पादक संगठन की वजह से मिल रही है। कुछ और किसान जो इसमें अपना अनुभव शामिल करना चाहेंगे? जी बताइए। जी, हमारे जो एफपीओ के कृषक हैं उन्हें भी बड़ा हर्ष हुआ था। हमारे एफपीओ गठन का जो प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम चलाया, ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक कार्यक्रम है एफपीओ। इससे वास्तव में हमारे पिछड़े बुंदेलखंड में काफ़ी 3-4 एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक मैं हूँ। मुझे फार्म मशीनरी मिली है। मेरे एफपीओ में जो कृषक हैं उन्हें फार्म मशीनरी से बहुत लाभ मिल रहा है। साथ ही हमारी खड़ी होती है
मूंगफली का दाना हम प्रोसेस करके OND के माध्यम से भी बेच रहे हैं, जिससे हमें मूल्य संवर्धन के रूप में अधिक कीमत मिल रही है। हमारे किसान बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। मैं मनोज कुमार, प्रधान दीबल वैली आदर्श किसान उत्पादक सहकारी सभा सीमितबल जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। हमारी संस्था में 160 के करीब किसान जुड़ चुके हैं, जिसमें कि हमें भारत सरकार से भी इक्विटी ग्रांट मिल चुकी है और हमारी अपनी भागीदारी है। हमारी संस्था इस पैसे का उत्पाद जो है वो मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। हमारे किसान टमाटर उगाते हैं, जो कि पिछले वर्ष हमारा बहुत ही कम दामों पे बिका था। इस वर्ष हमारे कई किसान FPO के थ्रू जुड़कर करोड़पति बन चुके हैं जी। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, क्योंकि उनको बिचौलियों से मुक्ति मिली है और डायरेक्ट अपने व्यापारियों से उनसे हम बात करवाते हैं टेबल पे। तो FPO की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है, और ख़ासतौर पे जैसे कि टमाटर से जुड़े किसानों की बात है तो कई किसान हैं जो काफ़ी इसमें जिनको मुनाफा मिला है किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने की वजह से। चलते चलते अब अपने विशेषज्ञ मेहमानों से मैं ज़रूर सुझाव लेना चाहूँगी उन किसानों के लिए जो अब तक किसान उत्पादक संगठन से नहीं जुड़ पाए हैं, या फिर जो जुड़े हुए हैं उसके बेहतर संचालन के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे। दीपक जी, आपसे शुरुआत करेंगे। तो मुझे लगता है आने वाला समय डिजिटल कॉमर्स का जो प्रभाव है देश में और बढ़ने वाला है। मुझे खुशी होती है देख के कुछ किसानों ने पहल ली है और डिजिटली सामान बेचने खरीदने की प्रक्रिया चालू करी है। तो मैं चाहूँगा कि न केवल अपने उत्पाद बल्कि जो एग्रीकल्चर इनपुट हैं, खाद बीज इत्यादि, वो भी वो धीरे धीरे हम चाहेंगे ऑनलाइन खरीदने बेचने की तरफ जाएँ, क्योंकि आने वाला समय मुझे लगता है ऑनलाइन का ज़्यादा होने वाला है। जी बिल्कुल। ललित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा, यदि आप संगठन के साथ जुड़ेंगे तो आप में ज़्यादा शक्ति होगी जी। क्यों, अकेला किसान है ना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। यदि किसी संगठन के साथ है तो उसको हर एक योजना का लाभ मिलेगा, जानकारी रहेगी, अपनी बात को सरकारी संस्थाओं तंत्र के सामने रख सकता है अच्छे तरीके से। जी जी बिल्कुल। आज़ाद जी, FPO की इस सफलता के लिए आप उन्हें कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो ये अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक मौका मिला है जी। इस मौके को जो गवर्नमेंट हेल्प भी दे रही है, इसके ज़रिए एक ऐसा स्टेबलाइज कर दे ताकि सारे किसान एकजुट हो सके और अपनी कमोडिटी अपने दाम में बेच सके, ना कि बिचौलियों के दाम में बेच सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसानों को कि अपनी फसल अपने दाम से प्रोसेस करके, पैकेजिंग करके, ग्रेडिंग करके वो अपने तरीके से बेचो। यहाँ आप ही की फसल है, आप ही बेचने वाले होंगे और आप ही खरीदने वाले भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इन किसानों को भी और FPO को भी यही गाइड करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में इस तरीके से लेके चलें, अपनी फसल को अपने ही दाम में बेच सकें, तभी हमें अच्छा दाम मिल पाएगा। तापस जी, FPO के बेहतर संचालन के लिए आप चलते चलते उन्हें क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? बेसिकली FPO तो इतना दिन से चल रहा है और काफ़ी फोकस देखो अभी चल रहा है जी। तो किसान लोगों को अभी डिजिटल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए, और जो भी इनपुट सर्विस देते हैं वो तो ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग का ज़्यादा फोकस देना चाहिए हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। उस एरिया के लिए कौन सा एग्रीकल्चर करने से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा, उस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे, क्रॉप को भी अडॉप्ट करेंगे, और वैल्यू एडिशन में बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि उसमें से 30-40% मार्जिन उनको आएगा। तो ये सब को लेते हुए हम लोग का एक सस्टेनेबल प्लान बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में FPO सस्टेनेबल हो, और जो शेयर होल्डर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले, पैसा मिले, लाभ मिले, और FPO आगे बढ़े। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी विशेषज्ञ मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही स्टूडियो में मौजूद तमाम किसान उत्पादक संगठन से जुड़े लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। जी हाँ, तो जाना आपने कि किस तरह से ये जो किसान उत्पादक संगठन है ये कृषि को स्थायी उद्यम बनाने में बेहद ही कारगर भूमिका निभा रहे हैं और किसानों की वैश्विक पहुंच बन रही है। इसके साथ ही किसानों को जब सफलता मिल रही है तो उसमें किस तरह का आत्मविश्वास झलक रहा है ये भी आज के कार्यक्रम में आपने जाना। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया है देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर युवा भारत के लिए, और साथ ही उन्होंने
कहा है कि किस तरह से ये नया भारत है जो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, हारता नहीं है और हारता नहीं है। तो आप भी अगर ये मानते हैं कि ये भारत अब हारने वाला नहीं है बल्कि प्रगति के इस रास्ते पर बेहद ही सर पर तेजी से दौड़ने वाला है, तो आप भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर कृषि से जुड़े हुए हैं तो किसान उत्पादक संगठन आपके लिए बेहद ही कारगर साबित हो सकते हैं प्रगति के इस राह में, तो इससे जरूर जुड़े। आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है इससे आपको जरूर लाभ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप ईमेल के जरिए अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इसी के साथ विचार विमर्श की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी और जानकारियां लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना सहकार से समृद्धि के तहत भारत सरकार ऐसी नई नीतियां विकसित कर रही है जो छोटे और सीमांत किसान की मदद करेंगी। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। एफपीओज मूल्य संवर्धन से जुड़ी सभी गतिविधियों जैसे कि टेक्नोलॉजी, फसल की बिक्री, ज्ञान को आपस में बांटना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद कर सकते हैं। सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी में बहुत सारे लोग एकत्रित आकर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में संसदीय अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, संवर्धन और वित्त पोषण करना है। निगम को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सहकारिता क्षेत्र में 763 एफपीओ बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष अधिकांश एफपीओ का गठन किया जा चुका है। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर कृषि मंत्रालय ने एनसीडीसी को 1100 अतिरिक्त एफपीओज आवंटित किए हैं। इन 1100 ब्लॉकों में मौजूदा पैक्स को सुदृढ़ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पैक्स अपने सदस्यों के साथ एफपीओ बनाएगा। इसका लक्ष्य है मौजूदा पैक्स को और मजबूत करना, जिससे संसाधनों की कार्यकुशलता और कम खर्च से उत्पादकता बढ़ेगी। किसानों के लिए बेहतर लिक्विडिटी और मार्केट लिंकेज के जरिए ज्यादा आय प्राप्त होगी। सरकार की तरफ से हर नए एफपीओ को 33 लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्रालय भी नए एफपीओ को 5 साल तक मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराएगा। एफपीओ किसानों की मदद कई तरह से कर सकते हैं। मोलभाव की ताकत को बढ़ाना। एफपीओ किसानों को सामूहिक रूप से अपने उत्पाद बेचकर बेहतर दाम दिलाने में मदद कर सकता है। संसाधनों की बेहतर उपलब्धता। एफपीओ ऋण, टेक्नोलॉजी और कृषि सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही एकल किसानों की सीमाओं का विस्तार करने में भी मदद कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग। एफपीओ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात में भी मदद करेगा। किशमिश बेच के इसी संघ को बेच के तो हमें पूरे 1 साल में पहले कम पैसे मिलते थे, अब पहले से भी ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख रुपए ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्षमता निर्माण और जानकारी का आदान प्रदान। एफपीओ किसान से किसान के बीच सीखने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फील्ड विजिट की प्रक्रिया, तकनीकी कौशल और अपने सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं। पक्ष समर्थन और नीति सहायता। एफपीओ किसानों के लिए अपनी चिंताओं को प्रकट करने और नीति संबंधी विचार विमर्श में हिस्सा लेने के लिए एक आदर्श मंच बन जाएंगे। इस पहल के माध्यम से किसान आय के नए एवं स्थिर स्रोत उत्पन्न कर पाने में सक्षम होंगे। किसान उत्पादक संगठन, सुदृढ़ सहकारिता, समृद्ध किसान। वीकेंड पर दूरदर्शन आपके लिए लाया है हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े।
जबरदस्त एंटरटेनमेंट से भरपूर। देखा धर्म, हम दोनों भाई भाई लगते हैं ना। फंडू फीचर फिल्म्स का धमाल। शुक्रवार को देखिए धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की सुपरहिट फिल्म यमला पगला दीवाना। शनिवार को देखिए सनी देओल और तब्बू की एक्शन थ्रिलर फिल्म खुदा कसम। तो देखना ना भूलें फंडू फीचर फिल्म्स में शुक्रवार को रात 9 बजे यमला पगला दीवाना और शनिवार रात 8 बजे खुदा कसम। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।